Good morning students. Now in today's lecture we are going to start new topic, new chapter, that is thermal properties of matter. Thermal, what is the meaning of thermal? Thermal या therm इसका मीनिंग होता है हीट. ओके, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसके अंदर हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी और उसकी वजह से जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर वहाँ पर होता है वो हम इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं स्टूडेंट. सो थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. ओके, थर्मल का मतलब क्या होता है? थर्म मतलब हीट एनर्जी. तो इसमें फर्स्ट आर्टिकल हमें यहाँ पर देखना है हीट एंड टेम्परेचर. तो हीट का मीनिंग क्या होता है, टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है. ओके, तो ये पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले. तो पहले हीट. सो व्हाट इज हीट? Heat is nothing but one kind of energy. It is one kind of energy. One kind of energy. पता है ना भाई, there are different types of energies. Light energy, sound energy, chemical energy, mechanical energy, है ना, electric energy, magnetic energy. वैसे heat energy, thermal energy, heat energy. It is one kind of energy. अब इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, ऑब्जेक्ट के अंदर मतलब हमें पता है कि ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस मेड अप ऑफ नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स. ओके, तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है, एनर्जी कंटेंट, दैट इज़ नोन एज हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी. देखिए, मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल particles, atoms, molecules, etc. मतलब सब्सटेंस या मैटर के अंदर बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उससे वो बनता है. तो ये जो पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग इन द मैटर और एनी सब्सटेंस, दे आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. रेस्ट नहीं होते हो, स्टेशनरी नहीं होते, दे आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. जैसे देखिए, यहाँ पर एक सॉलिड हम कंसिडर करते हैं जिसके अंदर ये पार्टिकल्स है. ओके, पार्टिकल्स, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल जिससे ये बना है. सो इनसाइड इट दे आर नॉट स्टेशनरी. दिस पार्टिकल्स आर नॉट स्टेशनरी और रेस्ट, दे आर कंटिन्यूसली वाइब्रेटिंग. उनका ऑसिलेशन होता है, कंटिन्यूसली वाइब्रेटिंग अबाउट द मीन पोजीशन. देखिए, इन सॉलिड की अगर बात करते हैं तो सॉलिड के अंदर ये पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड. उनके बीच डिस्टेंस बहुत ही कम होता है. ओके, कॉम्पैक्टली और डेंसली अरेंज्ड. देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल. देयरफॉर उनके बीच इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है. ओके, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर वाइब्रेटिंग होता है स्टूडेंट, इस तरह से अबाउट द मीन पोजीशन. दे आर कंटिन्यूसली वाइब्रेटिंग. ऑल एटम्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग. ओके, तो इनका एक एम्पलीट्यूड होता है एंड एज ऑन अकाउंट ऑफ देयर वाइब्रेशन दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी. देखिए, पार्टिकल ऑसिलेट होता है अबाउट द मीन पोजीशन, तो हमें पता है ऑसिलेशन में देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी हम यहाँ पर, लेकिन ऑन अकाउंट ऑफ इट्स वाइब्रेशन इट पोजेस मोस्टली काइनेटिक एनर्जी. तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ओके, दिस इज नथिंग बट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस. दिस इज नोन एज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस. तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस सब के अंदर ये इंटरनल एनर्जी होती है. तो लिक्विड के अंदर सॉलिड से ज़्यादा होती है, गैसेस के अंदर लिक्विड से इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होती है. तो सॉलिड के अंदर देखिए, पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, दे आर स्टिल इन द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, और उस वाइब्रेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं. सो दैट इज़ नोन एज इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सॉलिड. वैसे लिक्विड के अंदर देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द molecules are larger than the solid because when solid absorbs heat energy, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है कि
द पार्टिकल ऑसिलेट विथ मोर एम्पलीट्यूड। ओके, तो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है, तो उनका ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है स्टूडेंट। ओके, तो इनका ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाता है, इसकी वजह से ये कोलाइड होता है विद द नेबरिंग मॉलिक्यूल। ओके, एंड ड्यूरिंग कोलिजन द एनर्जी गेट ट्रांसफर। इसकी वजह से क्या होता है कि ऑल पार्टिकल्स रिसीव्स हीट एनर्जी एंड दे वाइब्रेट विथ मोर एम्पलीट्यूड। ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है कि उनके बीच डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, और डिस्टेंस इंक्रीज होने के बाद उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। ओके, सो इन लिक्विड कंपेयर टू सॉलिड मॉलिक्यूल्स, एटम्स, पार्टिकल्स आर लूजली अरेंज्ड। ओके, तो वाइब्रेशनल मोड मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, सो ऑन अकाउंट ऑफ इट्स वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए लिक्विड के अंदर इंटरनल एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा होती है। वैसे देखिए गैसेस के अंदर इफ़ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी, ओके, तो वहाँ पर क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स और एटम्स इंक्रीजेस सो मच so that the intermolecular force of attraction decreases और they become negligible। so देखिए गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली मूविंग। ओके, तो यहाँ पर ऑसिलेशन नहीं होता है, तो गैस मॉलिक्यूल लिटरली मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, दे कैन रोटेट। ओके, तो वाइब्रेशनल मोड यहाँ पर नहीं होता है, निग्लिजिबल होता है। तो देखिए सॉलिड के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज़ इंटरनल एनर्जी, दिस इज़ मोस्टली ड्यू टू वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ओके, लिक्विड के अंदर भी यहाँ पर क्या होता है कि मोस्टली वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, लेकिन गैसेस के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स कैन मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स इट पजेस ट्रांसलेशनल मोशन, दे कैन रिवॉल्व, सो इट पजेस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। okay, and very few vibrational kinetic energy। so in gases internal energy का मतलब क्या होता है, that is the total energy, that is summation of translational kinetic energy, rotational kinetic energy and vibrational kinetic energy, है ना। तो gases के अंदर internal energy translational, rotational and vibrational kinetic energy की एडिशन होती है। सॉलिड के अंदर क्या होता है, मोस्टली वाइब्रेशनल एनर्जी, वैसे लिक्विड के अंदर। तो यहाँ पर जो सॉलिड है या लिक्विड है या फिर गैसेस है, उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स, एटम्स और पार्टिकल्स होते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है दैट इज़ नोन एज इंटरनल एनर्जी, दैट इज़ नोन एज इंटरनल एनर्जी एंड दिस इज़ नोन एज हीट, दिस इज़ नोन एज हीट। ओके स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या होता है, द हीट इन द ऑब्जेक्ट इज़ नथिंग बट the total kinetic energy of the body। okay, total kinetic energy of all molecules, particles or atoms in the object in the body is known as heat। इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर कि heat is nothing but the internal energy, internal energy। okay, now what is internal energy? that is total kinetic energy of all the particles in the body। so heat energy का मीनिंग आपको क्लियर हो रहा है। so what is heat energy of body? heat energy of body is nothing but the total kinetic energy of particles, atoms or molecules from which the object is made, because we know that matter consists of large number of tiny particles, atoms or molecules, उनके टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब ये सॉलिड के अंदर टोटल काइनेटिक एनर्जी मोस्टली बिकॉज ऑफ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, लिक्विड के अंदर मोस्टली वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन गैसेस के अंदर मोस्टली यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी किससे होती है, दैट इज़ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वेरी फ्यू वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये इसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं स्टूडेंट। सो मेनली हीट ऑफ एनी body, whether it is solid, liquid or gases, that represents the total kinetic energy of the body, and that total kinetic energy of the body is nothing but internal energy। okay, तो अब मुझे बताइए इंटरनल एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा होती है इन सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। तो गैसेस की इंटरनल एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है।
लिक्विड के उससे कम और सॉलिड में सबसे कम होती है, राइट स्टूडेंट। तो ये एक इसका मीनिंग होता है, हीट का मीनिंग। ओके, देखिए और एक पॉइंट यहाँ पर क्या है, हीट इज ट्रांजिस्ट एनर्जी। हीट इज ट्रांजिस्ट काइंड ऑफ एनर्जी। अब ट्रांजिस्ट एनर्जी मतलब क्या होता है, वैसे एनर्जी तो स्टेशनरी नहीं होती है, एनर्जी ऑलवेज मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मीडियम टू अनदर पार्ट ऑफ द मीडियम। वैसे हीट एनर्जी इज ट्रांजिस्ट एनर्जी। ट्रांजिस्ट एनर्जी मतलब दैट मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट एट हाई टेम्परेचर टू अ पॉइंट एट लो टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर का मीनिंग हम क्लियर करने वाले। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि हीट एनर्जी इज ऑलवेज मूव फ्रॉम हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन। मतलब जहाँ पर हीट एनर्जी ज़्यादा है वहाँ से वो फ्लो हो जाती है टूवर्ड्स द रीजन वेयर हीट एनर्जी इज लेस। मतलब हीट एनर्जी मूव्स फ्रॉम हाई हीट एनर्जी टू लो हीट एनर्जी। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे कि हीट एनर्जी इज नथिंग बट द फीलिंग ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। फीलिंग ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। देखिए जैसे मैंने अभी कहा कि हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम अ पॉइंट एट हाई टेम्परेचर टू अ पॉइंट एट लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर का मतलब होता है द पॉइंट वेयर हीट एनर्जी इज मोर, एंड लो टेम्परेचर मतलब द हीट एनर्जी इज लो, दैट इज लो टेम्परेचर। तो ये पॉइंट हम क्लियर करने वाले। ओके, तो पहले हीट का मीनिंग देते हैं। हीट इज ट्रांजिस्ट एनर्जी, मतलब हीट ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर रीजन। देखिए जैसे अब और एक पॉइंट मैंने कहा था कि इट इज़ मतलब हीट इज फीलिंग ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। इसका मीनिंग क्लियर करते हैं, मतलब ये दोनों का मीनिंग क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, देखिए फीलिंग ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस मतलब क्या होता है, दैट इज हीट इज़ नथिंग बट द फीलिंग ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम आइस, बर्फ़, ओके, आइस को अगर टच करते तो देखिए यहाँ पर कि जब हम आइस क्यूब या आइस पीस को उठाते या टच करते तो वहाँ पर क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र हो जाती फ्रॉम आवर बॉडी टू द आइस, बिकॉज टेम्परेचर ऑफ आइस इज़ लो देन द टेम्परेचर ऑफ आवर हैंड। तो वहाँ पर क्या होता है कि हीट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम आवर हैंड टू द आइस। तो इसकी वजह से वहाँ पर हमें फीलिंग ऑफ कोल्डनेस होता है, बिकॉज हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। ओके, वैसे अगर हम हॉट वाटर को टच करते स्टूडेंट, इफ़ देर इज़ अ हॉट वाटर इन अ कंटेनर, ओके, इफ़ वी टच द हॉट वाटर, देखिए तो वहाँ पर क्या होता है कि हीट एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट वाटर टू द आवर हैंड। ओके, हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होती है, फ्रॉम हॉट वाटर टू आवर बॉडी। तो वहाँ पर हमें फीलिंग ऑफ हॉटनेस होता है, बिकॉज वी रिसीव हीट एनर्जी। और जब हम आइस को टच करते हैं तो वहाँ पर हम हीट एनर्जी लूज़ करते हैं फ्रॉम आवर बॉडी टू द आइस। और जब हम हॉट वाटर को टच करते हैं तो हीट एनर्जी रिसीव होती है वहाँ पर। दैट गिव्स द फीलिंग ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो हीट एनर्जी मतलब फीलिंग ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ओके, और एक बात देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम टच करते हैं और वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है, हीट इज़ नाइदर रिसीव्ड और नॉर ट्रांसमिट टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। ओके, वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ हीट अगर नहीं होती है तो हमें फीलिंग ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस नहीं होता है। दैट इज़ थर्मल इक्विलिब्रियम, दिस इज़ नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर दो ऑब्जेक्ट फिजिकली कांटेक्ट है और उनके बीच अगर हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है, सो दोनों ऑब्जेक्ट में हीट कंटेंट कैसी होगी, सेम होगी, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम होता है, इसलिए वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है स्टूडेंट। सो दिस इज़ नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, तो यहाँ पर देखिए हीट इज़ ट्रांजिस्ट एनर्जी। ट्रांजिस्ट का मतलब क्या होता है कि हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन। ओके, तो हमें फीलिंग ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस हीट वजह से होती है। ओके, फीलिंग ऑफ हॉटनेस कब होता है, जब एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट टू आवर बॉडी वी गेट फीलिंग ऑफ हॉटनेस। और जब हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है फ्रॉम आवर बॉडी टू द ऑब्जेक्ट, देन वी फील दैट ऑब्जेक्ट इज़ कोल्ड।
द फीलिंग ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस क्यों होता है हमें? बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट एनर्जी हमेशा ट्रांसफर हो जाती है स्टूडेंट, फ्रॉम हॉट रीजन टू लो रीजन, सो इट इज़ नोन एज ट्रांजिट एनर्जी। ओके, नो, तो यहाँ पर हमें हीट का मतलब क्या क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? इट इज़ वन काइंड ऑफ एनर्जी, दैट इज ट्रांजिट एनर्जी। ओके, heat energy of any object or substance is nothing but the total kinetic energy of the substance, that is also known as internal energy. Okay, heat energy is nothing but the feeling of hotness and coldness. Now heat energy is measured in calorie or kilocalorie. Generally heat energy or thermal energy is measured in which units? कैलोरी एंड किलो कैलोरी। वैसे एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है स्टूडेंट। ऑल्सो इट इज मेजर्ड इन जूल, कैपिटल जी सिंबल जूल। ओके, बिकॉज जूल इज द ऐसा यूनिट ऑफ एनी काइंड ऑफ एनर्जी। लेकिन थर्मल एनर्जी ये कैलोरी और किलो कैलोरी में मेजर करते हैं। तो कैलोरी और जूल के बीच क्या रिलेशन होता है स्टूडेंट? तो यहाँ पर देखिए 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है स्टूडेंट। न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू के अंदर हमें अगर कैलोरी का कन्वर्जन जूल में करना है या फिर जूल का कन्वर्जन कैलोरी में करना है, तो ये कन्वर्जन फैक्टर आपको याद रखना होगा। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ओके, मतलब अगर हमें कैलोरी का कन्वर्जन जूल में करना है तो 4.18 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, और अगर देखिए जूल इज इक्वल टू, ओके, तो ये फैक्टर इधर डिनोमिनेटर में आएगा, तो 1/4.18 कैलोरी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमें जूल का कन्वर्जन कैलोरी में करना है, ओके, तो हमें 4.18 फैक्टर से डिवाइड करना होगा, राइट स्टूडेंट। अब देखिए उसके बाद टेम्परेचर। टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है? देखिए हमें हीट का मीनिंग तो क्लियर हो गया ना। हीट इज़ नथिंग बट वन काइंड ऑफ एनर्जी, ओके, एंड इट इज़ नथिंग बट द टोटल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी। ओके, नाउ व्हाट इज़ टेम्परेचर? अब जो हीट कंटेंट है बॉडी के अंदर उसका मेजर करना है, उसका मेजरमेंट मतलब टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है? टेम्परेचर इज द measure of average kinetic energy of particles or atoms or molecules of body। ये इसकी डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन स्टूडेंट। मतलब बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल जिससे ये बना होता है उसकी टोटल एनर्जी मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी, उसका मेजरमेंट मतलब टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर इज नथिंग बट इट इज़ द measure of average kinetic energy of particles, atoms, molecules of the body, that is known as temperature। that is temperature, इसको मैं शॉर्टली TEMP लिखता हूँ। ओके, temperature directly proportional to the average kinetic energy, and average kinetic energy that is nothing but internal energy, internal energy of the body, and internal energy of the body is nothing but heat energy, so it is heat content। so heat content का measure करना मतलब temperature। so temperature is nothing but the measure of average kinetic energy of the body। okay, temperature is also defined as the measure of internal energy of the body, or simply it is also defined as temperature of any body is nothing but the measure of its heat content। मतलब उस बॉडी के अंदर हीट एनर्जी कितनी है उसका मेजर करना। ओके, या फिर और एक डेफिनेशन यहाँ पर है, टेम्परेचर इज द measure of degree of hotness or
कोल्डनेस। ये भी एक डेफिनेशन देखिए, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस का मेजरमेंट करना मतलब टेम्परेचर। ओके, जैसे देखिए आइस को अगर हम टच करते हैं, आइस पीसेस को अगर हम टच करते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम आवर हैंड टू द आइस, राइट। तो एनर्जी हमेशा हॉट टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफ़र होती है ना। तो इसका मतलब कंपेयर टू हैंड टेम्परेचर आइस का टेम्परेचर कैसा है, कम है। अगर हम हॉट वाटर को टच करते तो वहाँ पर हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है फ्रॉम हॉट वाटर टू आवर हैंड। इसका मतलब हॉट वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो हॉट वाटर और आइस के बीच अगर कंपेयर करते हैं तो किसकी हीट कंटेंट ज़्यादा है, हॉट वाटर की हीट कंटेंट ज़्यादा है, आइस की हीट कंटेंट कम है। इसलिए उसका जो डिग्री है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, दैट वी मेजर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज़ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना, विच मेजर्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट कंटेंट। तो जिस ऑब्जेक्ट का हीट कंटेंट ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जनरली टेम्परेचर्स आर मेजर्ड इन केल्विन। केल्विन, दिस इज नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो ये इसका एसआई यूनिट है टेम्परेचर का, सिंबल कैपिटल के, केल्विन। वैसे हमें पता है कि डिग्री सेल्सियस में भी हम टेम्परेचर ऑफ द बॉडी मेजर करते हैं स्टूडेंट। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में इससे बारे में हम ज़्यादा जानकारी लेने वाले हैं। थर्मोमीटर कैसे बिल्डअप करते हैं या फिर मैन्युफैक्चर करते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स, ओके, एंड देर आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग स्केल्स, जैसे केल्विन, डिग्री सेल्सियस हमें पता है, डिग्री फ़ारेनहीट, र्यूमर, रैंकिन। ओके, तो इनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर हम जानकारी लेने वाले स्टूडेंट। तो राइट नाउ टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है कि दैट इज़ द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। मतलब टेम्परेचर और हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। देखिए स्टूडेंट, अभी हमने डिस्कस किया था कि सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। ओके, देखिए सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, तो दीज आर डिफरेंट 3 स्टेट ऑफ मैटर। वैसे एक्चुअल में स्टेट ऑफ मैटर कितने होते हैं स्टूडेंट? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तो हमें पता है, लेकिन एक्चुअल में 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। कितने? 5 स्टेट ऑफ मैटर। तो सॉलिड इज सेकंड स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड थर्ड स्टेट ऑफ मैटर, गैसियस फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा, है ना, नाम तो सुना होगा ना, प्लाज्मा। ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर स्टूडेंट। और फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, पता है आपको? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर? यस, इट इज बोस-आइंस्टाइन। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर है। सेकंड सॉलिड, थर्ड लिक्विड, फोर्थ गैसेस, फिफ्थ प्लाज्मा। ओके, तो सबसे ज़्यादा हीट कंटेंट प्लाज्मा में होता है और सबसे कम, मतलब निग्लिजिबल नहीं होता है, हीट कंटेंट ही नहीं होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में। देखिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं हम। ओके, सॉलिड पता है हमें, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड लाइक दिस। तो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या होता है यहाँ पर? बहुत ही कम होता है ना, बहुत ही कम होता है, निग्लिजिबल होता है, बिकॉज दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, राइट स्टूडेंट। तो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो इसके वजह से क्या होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है स्टूडेंट। सो दीज मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रांगली बाउंड टुगेदर। तो उनके बीच स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इनके बीच वाइब्रेशन होता है कंटिन्यूसली। मतलब देखिए ये मार्कर पेन है, हमें यहाँ पर रेस्ट अपीयर होती है, स्टेशनरी अपीयर होती है, लेकिन इसके अंदर जो पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, जिस मॉलिक्यूल्स आइटम से ये बना है, ओके, दीज टाइनी पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली इन द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन।
तो क्या होता है जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो हीट इज एब्जॉर्ब बाय दिस मॉलिक्यूल्स, राइट। तो उनका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाता है, और एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ता है इसका मतलब क्या है कि उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मतलब हीट कंटेंट इंक्रीज होता है। हीट कंटेंट इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। देखिए अभी इसका टेम्परेचर होगा 20 डिग्री सेल्सियस, अगर इसको हम हीट प्रोवाइड करते तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना 21, 22, 25, 30, 35, 40 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसके अंदर हीट कंटेंट इंक्रीज होती है। वाई? बिकॉज इट इज़ कंटिन्यूसली एब्जॉर्बिंग। तो जैसे यहाँ पर हीट एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय दिस मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स, उनका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज होता है, मतलब ऑसिलेशन इंक्रीज होता है। इसकी वजह से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, मतलब हीट कंटेंट भी इंक्रीज हुआ ना, तो इसका मतलब टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। ऐसे करते करते एक स्टेप ऐसे आ जाती है स्टूडेंट कि सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में हो जाता है, सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में हो जाता है। और लिक्विड के अंदर हमें पता है कि डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज मोर कंपेयर टू सॉलिड्स, है ना। तो इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। डिस्टेंस इंक्रीज हुआ ना, मतलब डिस्टेंस इंक्रीज होता है, मतलब इनका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, लेकिन उनके अंदर फिर भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ओके, इसके वजह से क्या होता है कि देखिए सॉलिड के अंदर डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लिक्विड के अंदर डेफिनेट शेप नहीं होता है, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीजेस एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीजेस। सो डेफिनेट शेप नहीं होता है, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ओके, लेकिन क्या होता है, ओके, इसका मतलब लिक्विड का हीट कंटेंट सॉलिड से ज़्यादा है, मतलब लिक्विड का टेम्परेचर सॉलिड से ज़्यादा है। ओके, उसी तरह से क्या होता है देखिए कि और अगर इसको हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर अब डिस्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज सो लार्ज दैट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज निग्लिजिबल। सो यहाँ पर हमें पता है कि गैसियस मॉलिक्यूल कैन मूव एनीवेयर। अब दो गैसियस मॉलिक्यूल के बीच या सराउंडिंग के बीच वाइब्रेशन नहीं होता है, तो वहाँ पर लिटरली गैसियस मॉलिक्यूल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, दे कैन रोटेट, दे कैन मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन। ओके, तो यहाँ पर स्टेट ऑफ ऑसिलेशन नहीं होता है स्टूडेंट, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव होता है। सो दिस इज random motion. Okay, we know that in a gas container gas molecules are always in the random state of motion. तो हीट कंटेंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है गैसेस के अंदर। ओके, तो मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर निग्लिजिबल होता है। अब यहाँ तक तो हमें क्लियर है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अब प्लाज्मा स्टेट क्या होता है, देखिए गैसियस को अगर हम और हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट, गैसियस स्टेट को अगर और हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ओके, तो क्या होगा, हीट एनर्जी इज कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब, तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ता है। ओके, तो हीट एनर्जी, हीट कंटेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, हीट एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब होती है, इसलिए हीट कंटेंट या इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस गोज ऑन इंक्रीजिंग। अब एक स्टेप ऐसे आ जाती है यहाँ पर कि हीट एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि गैसियस के अंदर यहाँ जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं, सिर्फ एटम्स रहते हैं। ओके, और एक चेंज होता है यहाँ पर, जैसे देखिए अगर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो ऑक्सीजन के दो एटम्स है वो सेपरेट हो जाते हैं। अब ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल यहाँ पर है, ऐसा कंसिडर करते हैं ओ मॉलिक्यूल। ओके, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट, 8 है। ओके, सपोज यहाँ पर ऑक्सीजन का न्यूक्लियस कंसिडर करते हैं, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस। ओके, तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड ऑर्बिट के अंदर कितने, टोटल एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है ना, तो 2,6, तो ये 6 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2,6, 8 का कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगा ना, फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिट के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। तो हीट एनर्जी ज़्यादा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स एस्केप हो जाते हैं फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द ऑक्सीजन एटम। तो इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ जाते हैं, फ्री होता है।
ओके, तो इलेक्ट्रॉन एस्केप होने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि सिर्फ यहाँ पर ऑक्सीजन का न्यूक्लियस ही बचता है स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं रहेगा ऑर्बिट के अंदर, ओके, सिर्फ न्यूक्लियर रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियर। अब इसके अंदर 8 प्रोटॉन है, हमें पता है कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 8 प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियर रहेगा यहाँ पर। देखिए ये स्टेप और ये लेवल कब आती है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर, मतलब इतना हाई टेम्परेचर थाउजेंड्स ऑफ केल्विन, या जब टेम्परेचर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड स्टूडेंट 10⁴, 10⁵ केल्विन इतना हो जाता है, तब ये लेवल आ जाती है। मतलब इतना हाई टेम्परेचर कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट से फ्री हो जाते हैं और ओनली न्यूक्लियर प्रेजेंट। ओके, सो दिस स्टेप ऑफ मैटर और लेवल ऑफ मैटर इज नोन एज प्लाज्मा। देखिए सन सरफेस के ऊपर टेम्परेचर कितना होता है 6000 केल्विन और कोर के अंदर 2 करोड़ केल्विन होता है, तो वहाँ पर सिर्फ न्यूक्लिया होते हैं। जैसे हमारा जो सन है, हमारा जो स्टार है सन, सोलर सिस्टम में सन है, ओके, दिस सन इज नथिंग बट प्रोटॉन स्टार। ये प्रोटॉन स्टार है स्टूडेंट। व्हाट इज प्रोटॉन स्टार? दैट इज न्यूक्लियर ऑफ हाइड्रोजन। तो सन इज मेड फ्रॉम ओनली न्यूक्लियर ऑफ हाइड्रोजन, न्यूक्लियर ऑफ हाइड्रोजन। तो वहाँ पर न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं, ओके, एटम्स मॉलिक्यूल्स नहीं होते, ओनली न्यूक्लियर प्रेजेंट। तो हाइड्रोजन न्यूक्लियर से ये सन बनाए, इसलिए इट इज़ नोन एज प्रोटॉन स्टार इन अवर सोलर सिस्टम। ओके, सो ऐसी स्टेट ऑफ मैटर जहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियर बचते हैं, वेरी हाई टेम्परेचर, दैट स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज प्लाज्मा। राइट स्टूडेंट, तो ये क्लियर है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, ये तो हमें पता ही था। ओके, अब इसे उल्टा देखिए क्या होता है। अगर हम गैसियस को कूल करते हैं स्टूडेंट, तो इसका कन्वर्जन लिक्विड में होता है। लिक्विड में अगर लिक्विड के अंदर अगर हीट एनर्जी विड्रॉ करते हैं हम, तो इसका भी कन्वर्जन किस में होता है, फिर सॉलिड में होता है। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, जैसे हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीजिंग, व्हाई? बिकॉज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज होता है ना। तो सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कहाँ पर होगा, गैसेस के अंदर। और हीट कंटेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, प्लाज्मा में हीट कंटेंट ज़्यादा होगा, गैसेस के अंदर उसके बहुत कम हीट कंटेंट होगा। लिक्विड के अंदर हीट कंटेंट गैसेस से कम होगा, सॉलिड में उससे भी कम होगा। जैसे हीट एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं सॉलिड को, तो हीट एनर्जी बढ़ती है, सॉलिड उससे ज़्यादा लिक्विड में होगी, उससे ज़्यादा गैसियस में होगी। ओके, वैसे हम गैसियस में से अगर हीट एनर्जी निकाल देते हैं स्टूडेंट, तो क्या होता है कि उनके बीच डिस्टेंस डिक्रीज होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होना, तो इसके वजह से फिर लिक्विड कन्वर्जन होता है। लिक्विड में से अगर हीट एनर्जी विड्रॉ करते हैं स्टूडेंट हम, तो इसकी हीट एनर्जी बाहर निकल कर आएगी ना, तो इससे इनके बीच डिस्टेंस कम होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम होगा, इसके वजह डिस्टेंस कम होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग बनेगा, तो फिर से ये सॉलिड हो जाएगा। मतलब हीट एनर्जी हम बाहर निकाल रहे हैं, तो इनके बीच ऑसिलेशन भी कम हो रहा है ना। ओके, अब देखिए सॉलिड में से अगर हीट एनर्जी हम बाहर निकालते हैं स्टूडेंट, मतलब इसको कूलिंग करते हैं, दिस इज नोन एज कूलिंग प्रोसेस। ओके, सॉलिड को कूल करते हैं, तो देखिए अगर ये ऑब्जेक्ट है 30 डिग्री सेल्सियस का, इसको अगर हम कूल करते हैं तो इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होता है कि इसके अंदर से हीट एनर्जी हमने बाहर निकाल दी, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो था वो कम हो गया अब। ओके, व्हाई? बिकॉज हीट एनर्जी इज नथिंग बट टोटल काइनेटिक एनर्जी, और वो वाइब्रेशन की वजह से होती है ना। तो अगर इंटरनल एनर्जी, टोटल एनर्जी कम हो जाती है तो हीट भी कम होगी, हीट अगर कम हो जाती है तो टेम्परेचर भी कम होता है। ओके, ये फंडा है यहाँ पर स्टूडेंट। तो इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 20 हो गया, बाद में 10 होगा, बाद में 0 भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जो पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स, दे आर स्टिल वाइब्रेटिंग। ओके, नाउ अब क्या होता है कि यहाँ पर इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, फिर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ओके, उसके बाद -10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है स्टूडेंट। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कम हो जाएगा स्टूडेंट, और डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स और एटम्स और पार्टिकल्स भी कम होते जाएगा। मतलब जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज, मतलब हीट एनर्जी बाहर निकालेंगे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में से,
तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो उसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा ना। वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, प्रेशर इज डिक्रीजिंग, टेम्परेचर इज आल्सो डिक्रीजिंग एंड हीट कंटेंट इज आल्सो डिक्रीजिंग। मतलब उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीजिंग रहेगी, सब डिक्रीजिंग रहेगा इसका। ओके, उसके बाद क्या होगा, -100 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन माइनस उसका कन्वर्जन फिर से -150 डिग्री सेल्सियस। ओके, ऐसे करते करते अगर हम इसका टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस, तो इसका राउंडेड ऑफ हम -273 डिग्री सेल्सियस याद रखेंगे स्टूडेंट। ओके, एट दिस लो टेम्परेचर स्टूडेंट, तो यहाँ पर ऑसिलेशन नहीं होता है। और देखिए ऑसिलेशन, जैसे हम इसका मतलब हीट एनर्जी बाहर निकाल रही है इसमें से, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ओके, तो ऑसिलेशन कम होते जाता है। तो -273 डिग्री सेल्सियस पर द मॉलिक्यूल्स डू नॉट वाइब्रेट, उनके बीच डिस्टेंस अब बहुत ही कम है, मतलब वॉल्यूम इतना कम हो जाता है कि यहाँ इस टेम्परेचर पर वॉल्यूम 0 होता है स्टूडेंट। प्रेशर भी 0 होता है। ओके, प्रेशर भी 0 होता है। टोटल काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाती है, मतलब ये पार्टिकल्स अब वाइब्रेशन करना छोड़ देते हैं, वाइब्रेशन करना छोड़ देते हैं। ओके, दे आर लिटरली स्टॉप, दे डू नॉट वाइब्रेट एट ऑल, नो वाइब्रेशन इज देयर। अगर पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करते, इसका मतलब इसके अंदर टोटल वाइब्रेशन एनर्जी नहीं है, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी 0 है, मतलब हीट एनर्जी भी कितनी होगी, 0 होगी, बिकॉज हीट एनर्जी इज नथिंग बट द टोटल काइनेटिक एनर्जी। अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर इतने कम टेम्परेचर पर ऑब्जेक्ट ऑसिलेट ही नहीं होते, वाइब्रेट ही नहीं होते, तो इसका मतलब इनके अंदर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है क्या, नहीं है। ओके, इसका मतलब क्या होगा, हीट एनर्जी नहीं है। हीट एनर्जी नहीं, इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर भी नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड 0। सो दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन, दैट इज -273 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से केल्विन स्केल स्टार्ट होती है स्टूडेंट, यहाँ से केल्विन स्केल स्टार्ट होती है। ओके, -273 डिग्री सेल्सियस पर देखिए इस टेम्परेचर पर कोई भी ऑब्जेक्ट हीट कंटेंट नहीं होल्ड करता है। इसका मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखिए इस रूम टेम्परेचर पर बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे जो गैस स्टेट में, लिक्विड में है, कुछ सॉलिड में है ना, तो लेकिन इस टेम्परेचर तक आते आते ऑल बिकम सॉलिड, और उनके बीच जो मॉलिक्यूल्स, एटम्स और पार्टिकल्स होते हैं वो लिटरली स्टॉप हो जाते, वहाँ पर वाइब्रेशन नहीं होता है। मतलब किसी भी, अगर हम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को भी इस टेम्परेचर पर लाते तो सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे, और उनके जो मॉलिक्यूल्स, एटम्स होंगे वो लिटरली स्टॉप हो जाएंगे, वहाँ पर वाइब्रेशन नहीं होगा। ओके, तो वाइब्रेशन नहीं है, इसका मतलब हीट नहीं है, हीट नहीं मतलब टेम्परेचर भी नहीं होगा। ओके, सो टोटल काइनेटिक एनर्जी 0, सो हीट कंटेंट इज आल्सो 0, तो वहाँ पर टेम्परेचर भी नहीं होगा ना। टेम्परेचर मतलब क्या होता है, मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, मतलब हीट नहीं है, मतलब 0 है, तो टेम्परेचर भी 0 है। तो दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। वाई इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट, बिकॉज लिटरली वहाँ पर टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर 0 है, बिकॉज हीट एनर्जी भी नहीं है। ओके, तो एट दिस टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंसेस और उनके बीच जो पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे लिटरली स्टॉप्स, दे डू नॉट वाइब्रेट। तो वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, हीट एनर्जी 0 होगी, मतलब टेम्परेचर भी 0 होगा। सो दिस इज नोन एज लिटरली एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर स्टूडेंट, एंड दिस स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये स्टेट ऑफ मैटर, फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर। ओके, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, राइट स्टूडेंट। तो अब मुझे बताइए कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। ओके, अमॉन्ग दिस विच स्टेट ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट।
ओके, सॉलिड लिक्विड गैसेस के अंदर हीट एनर्जी बढ़ती है, मतलब टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हीट कंटेंट कहाँ पर होती है? प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर में होती है स्टूडेंट। ओके, तो टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं? देयर आर डिफरेंट स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर्स, जैसे केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, रैंकिन और र्यूमर। ओके, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं स्टूडेंट, राइट।